बच्चों देखो अब हमारा चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि एंटायरली थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें बच्चों अगर हम बात करें तो तीन पार्ट मेनली ये चैप्टर के होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट है, एक प्रोटीन वाला पार्ट है, अमीनो एसिड और प्रोटीन, और फाइनली इसमें आता है डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं चैप्टर से वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्लूकोज यानी कि रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज। ये काफी बार पूछा गया है बच्चों, डी ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज या डी ग्लूकोज की रिएक्शंस किसके साथ करनी है आपने। NH2OH के साथ भी पूछी गई है, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ पूछा गया है, ब्रोमीन वाटर के साथ पूछा गया है, HI के साथ पूछा गया है और HCN के साथ भी पूछा गया है। यानी जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं मैंने सब ये क्लब कर दिए, एक ही क्वेश्चन के अंदर डाल दिए। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, सिंगल रिएजेंट से भी पूछा गया है, मल्टीपल रिएजेंट से भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज डी ग्लूकोज की जरूर आनी चाहिए। ठीक है, डी ग्लूकोज की सारी प्रॉपर्टीज बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो अब मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला पार्ट, डी ग्लूकोज होता है CHO, फिर CHOH आपका 4 टाइम्स होता है, फिर फाइनली CH2OH होता है। दिस इज डी ग्लूकोज। हमें इसका हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करना है। अगर हाइड्रोक्सिल एमीन आप लोग समझते हो तो आपको याद आना चाहिए कि हाइड्रोक्सिल एमीन जो है वो एक रिएजेंट है जो आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर में यूज किया है। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन जब होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है ऑक्सीन। यहां से O निकालना है, यहां से H2 निकालना है। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल 4, फिर CH2OH, क्लियर है बच्चों। बाकी तो रिपीट ही किया आपने, कुछ नहीं किया, H2O निकाल दिया, ऑक्सीन बन गया। दिस इज ग्लूकोज ऑक्सीन प्लस वाटर। यह है बच्चों ग्लूकोज ऑक्सीन प्लस वाटर। चलते हैं बी पार्ट की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। कंसंट्रेटेड HNO3। ये मैंने डी ग्लूकोज वापस से लिख लेना है। कंसंट्रेटेड HNO3 ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 बच्चे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में और 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है एसिड में। तो COOH, फिर आपका CHOH होल 4 और फाइनली COOH। ठीक है, दिस इज सैक्रिक एसिड। ग्लूकैरिक भी बोलते हैं इसे, ग्लूकैरिक और सैक्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रोमीन वाटर। बच्चों ब्रोमीन वाटर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ब्रोमीन वाटर कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपना सी पार्ट आता है ब्रोमीन वाटर, CHO, CHOH का होल 4, फिर CH2OH। अगर मैं ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर की मदद से ऑक्सीडाइज करता हूं तो आंसर इज ये एसिड बन जाएगा, CHOH का होल 4 ऐसे ही रहेगा और फाइनली CH2OH। दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। क्या ये
ग्लूकोनिक एसिड, ये माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइल्ड ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज डी पार्ट, डी पार्ट इज HI। HI बच्चों एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब आप HI के साथ हीट करते हो ना ग्लूकोज को, तो ये रिड्यूस हो जाता है नॉर्मल हेक्सेन में, CH3 CH2 का होल 4 CH3। इसका मतलब HI जो है वो एल्डिहाइड को और एल्कोहल को रिड्यूस कर देता है टू कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। नेक्स्ट इज HCl बच्चों, E पार्ट HCN के साथ। E पार्ट बच्चों आपको HCN भी याद आना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में HCN का यूज हुआ है बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में HCN का यूज होता है जिसमें साइनोहाइड्रिन बनता है। आज भी साइनोहाइड्रिन ही बन रहा है, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, CN खींचेगा तो CN नेगेटिव, H पॉजिटिव। पॉजिटिव किस पे जाएगा, नेगेटिव पे, पॉजिटिव किस पे जाएगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव किस पे जाएगा, पॉजिटिव पे। तो आपका बच्चों O पे चला गया H, कार्बन पे आ गया CN, बाकी CHOH 4 टाइम्स एज इट इज रिपीट हो रहा है, CH2OH एज इट इज रिपीट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। अगला सवाल है जो कि हमें भी इंपॉर्टेंट लगता है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, थ्योरेटिकल है तो मैं खाली इसको ऐसे ही बताऊंगा ओरली, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान से सुनो बच्चों, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर सुन लो आप लोग। तो सच टाइप ऑफ शुगर विच कैन रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। इट कंटेन्स फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, ठीक है, उसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। रिड्यूसिंग के एग्जाम्पल कौन होते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स, सारे मोनोसेक्राइड्स, और डाइसेक्राइड्स लाइक माल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। अब नॉन रिड्यूसिंग कौन है, जो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, सच टाइप ऑफ शुगर्स विच कैन नॉट रिड्यूस, सच टाइप ऑफ शुगर विच कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन, ठीक है, आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इनके अंदर बच्चों जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है बॉन्डेड होता है, फ्री नहीं होता वो। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कैसा होता है, बॉन्डेड होता है। इसका एग्जांपल है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। चैप्टर तो थ्योरेटिकली है ये। Enumerate the reactions of glucose which cannot be explained by open chain structure Enumerate the reactions of glucose which cannot be explained by open chain structure. देखो ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी है ये। आपने वो रिएक्शंस बतानी है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की मदद से नहीं समझाई जा सकती हैं, ठीक है। देखो ऐसा बताया जाता है कि डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप,
ग्लूकोज डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, ग्लूकोज जो ग्लूकोज है CHO ग्रुप होने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो ग्लूकोज नहीं दिखा रहा है। तो डिस्पाइट हैविंग डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव DNP टेस्ट। ठीक है, CHO ग्रुप होने के बाद भी ग्लूकोज एक तो DNP टेस्ट नहीं दिखाता है, दूसरा स्किप टेस्ट नहीं दिखाता है, तीसरा डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3, और चौथा जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। फिर से सुनो, CHO ग्रुप होने के बाद भी ग्लूकोज पहले तो DNP टेस्ट नहीं दिखाता है, दूसरा स्किप टेस्ट नहीं दिखाता है, तीसरा NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है, चौथा ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट एक कंपाउंड होता है जो कि NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं फ्री CHO ग्रुप के होने पे सवाल उठता है। ऐसा लगता है कि मानो CHO ग्रुप एब्सेंट है, और जिसको फिर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की मदद से एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे और क्यों एब्सेंट है। इसके बाद बच्चों एक आता है अगला सवाल, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चों याद होगा आपको इस चैप्टर के बारे में क्या बोला था मैंने। इस चैप्टर के मैंने बारे में बोला था सिर्फ थ्योरी है, 4 से 5 दिन की थ्योरेटिकल क्लास आपने इसकी पढ़ी है, इससे बड़ी क्लास नहीं होती इस चैप्टर की। उसके नोट्स आपके कॉपी में है, सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना है, रीड कर लेना है अच्छे से। खासतौर पे कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर। अभी अगर मौका लगता है तो मैं कोई ना कोई स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है बच्चों? दरअसल एक ईथर बॉन्ड होता है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होता है। क्या होता है ये? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होता है जो आपके मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में बांध के रखता है इन अ डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। किसी डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के अंदर जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं उनको अटैच करके रखता है। ठीक है, उसे कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एक ईथर बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में बांध के रखता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ईथर बॉन्ड होता है ये, द ईथर बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड यूनिट्स को आपस में होल्ड करके रखता है, अटैच करके रखता है इन अ डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में आएगा तो कोई डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर बना देना। अगर 2 नंबर में आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज तो कोई भी डाइसेकेराइड जो आपका फेवरेट है, माल्टोज बना देना। सबसे आसान माल्टोज ही है, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज चिपकाने हैं। व्हाट इज इनवर्ट शुगर? इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शुगर देखो बच्चों, जैसे C12H22O11 प्लस वाटर, दिस इज सुक्रोज। सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको मिलता है C6H12O6, अगेन C6H12O6। एक आपका ग्लूकोज है और एक आपका फ्रक्टोज है। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है आपका? प्लस 52.5 डिग्री के आसपास। इसका कितना होता है? माइनस 92.4 डिग्री के आसपास। और इसका होता है प्लस 66.5 डिग्री के आसपास। ठीक हो गया बच्चों? सुक्रोज दरअसल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आफ्टर हाइड्रोलिसिस वी गेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है नेचर। आफ्टर इट्स हाइड्रोलिसिस वी गेट डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवो रोटेटरी फ्रुक्टोज, एंड द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बिकम्स लीवो रोटेटरी। और इन दोनों का मिक्सचर लीवो रोटेटरी हो जाता है, क्योंकि लीवो वाले का एंगल बड़ा है तो मिक्सचर क्या बन जाता है? लीवो रोटेटरी बन जाता है। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर बनता है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिक्सचर को कहते हैं इन्वर्ट शुगर। क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। ठीक है बच्चों,
अगला है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में स्ट्रक्चरल डिफरेंस, हालांकि एक नंबर में आया है ये, ग्लूकोज वर्सेस फ्रुक्टोज। अब ये एक नंबर में आएगा तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बनाऊं, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है समय है आपके कंट्रोल में है तो आप दोनों का स्ट्रक्चर बना दोगे जल्दी से। मैं फिलहाल पहले जल्दी से आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। ग्लूकोज में एक नंबर पे एल्डिहाइड, 2 3 4 5 एल्डिहाइड, फिर 2 3 4 5 6। 2 नंबर पे OH राइट पे, 3 नंबर पे H राइट पे, 4 नंबर पे अगेन OH राइट पे, 5 नंबर पे भी OH राइट पे। फ्रुक्टोज की बात करूं तो CH2OH, फिर कीटोन, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर फाइनली CH2OH। 3 नंबर पे H राइट पे, 4 नंबर पे OH राइट पे, 5 नंबर पे भी OH राइट पे, ठीक है। अब देखो ये वाली यूनिट देखो, अगर आफ्टर थर्ड कार्बन, 3rd 4th 5th 6th, और यहां भी देखो 3rd 4th 5th 6th, सेम यूनिट है। क्लियर? यानी डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस ये है कि जो ग्लूकोज होता है वो एल्डोहेक्सोस होता है, एल्डोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस, और ये होता है कीटोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, और ये 6 कार्बन वाला कीटोन ग्रुप के साथ। एल्डोहेक्सोस है, कीटोहेक्सोस है। अब आप ये बोल सकते हो बच्चों, एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जो मेजर डिफरेंस है वो है इनका फंक्शनल ग्रुप। जहां ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वहीं फ्रुक्टोज के अंदर बच्चों कीटोन ग्रुप होता है। क्लियर? और दूसरी चीज, अगर आप एक और चीज बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो ग्लूकोज का जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है C2, वो कायरल होता है, ठीक है। ग्लूकोज का C2 कार्बन क्या है? कायरल होता है, जिस वजह से उसके 4 कार्बन कायरल होते हैं, जबकि फ्रुक्टोज में सिर्फ 3 ही कार्बन कायरल होते हैं, ठीक है। वैसे मेन एल्डिहाइड और कीटोन का है, आपने बना दिया तो इज मोर देन इनफ, और नहीं तो थियोरेटिकली भी काम चल सकता है, एक नंबर में ऐसे बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल है, आपको याद है तो आप जल्दी से लिख सकते हो, बना सकते हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेल्यूलोज? ठीक है, मैं थोड़ा थियोरेटिकली बात करूंगा, इनके स्ट्रक्चर्स नहीं बनाऊंगा, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं तो मैं बनाऊंगा नहीं इस वक्त, ठीक है। फिलहाल स्टार्च और सेल्यूलोज देख लेते हैं कि क्या है स्टार्च और सेल्यूलोज। देखो बच्चों, देखो जहां सेल्यूलोज एक सिंगल मॉलिक्यूल है, वहां स्टार्च कंपोज होता है 2 चीजों से। स्टार्च के अंदर एक पार्ट होता है जिसको एमाइलोज कहते हैं, ठीक है, जो 15 से 20% होता है, और एक एमाइलोपेक्टिन होता है जो 80 से 85% होता है, ठीक है। स्टार्च 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, जबकि सेल्यूलोज एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है। स्टार्च के अंदर एक एमाइलोज होता है और एक एमाइलोपेक्टिन होता है। 15 से 20% एमाइलोज होता है और 20 से 25% 15 से 20% एमाइलोज है और 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन है। पहले एमाइलोज के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? एमाइलोज के बारे में। एमाइलोज बच्चों एक लीनियर चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। लीनियर चेन पॉलीमर होता है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का, कंटेनिंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसमें कौन सी लिंकेज होती है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, एमाइलोज के अंदर। जबकि उधर अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज भी एक लीनियर चेन पॉलीमर होता है बीटा डी ग्लूकोज का, कंटेनिंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी एमाइलोज लीनियर चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का C1C4 लिंकेज के साथ। उधर सेल्यूलोज जो है वो भी एक लीनियर चेन पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, कंटेनिंग C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
जबकि ग्लूकोज का जो मेजर सुक्रोज का स्टार्च का जो मेजर पोर्शन होता है जो कि अमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85%, वो क्या होता है, वो एक ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। क्या होता है? ब्रांच चेन पॉलीमर। अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच चेन पॉलीमर होता है जिसमें चेन्स बनती हैं C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से और ब्रांचिंग बनती है C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो ये इनमें बड़ा डिफरेंस है। फिर से मैं अगर जल्दी से बताऊं आपको तो बच्चों, स्टार्च दो चीज़ों से कंपोज होता है, एक का नाम है एमाइलोज, एक का नाम है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलोज स्टार्च के अंदर सिर्फ 15 से 20% होता है। एमाइलोज एक लीनियर चेन पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। दूसरी तरफ सेल्यूलोज जो है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल है और सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, लॉन्ग चेन पॉलीमर, किसका? बीटा डी ग्लूकोज का, जिसमें C1C4 लिंकेज होती है। अब आते हैं स्टार्च में वापस। स्टार्च का जो मेजर पोर्शन होता है जो कि 80 to 85% होता है, वो किससे बना होता है? अमाइलोपेक्टिन से। किससे बच्चों? अमाइलोपेक्टिन से। और अमाइलोपेक्टिन अल्फा डी ग्लूकोज का ब्रांच चेन पॉलीमर होता है जिसमें C1C4 लिंकेज होती है चेन्स में और C1C6 लिंकेज होती है ब्रांचिंग में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बच्चों। थ्योरेटिकल आंसर देना है, ये आंसर आपका 3, 4 या 5 लाइनों में जाएगा। अगर ये 1 नंबर में भी आएगा तो इससे कम में आप इसको नहीं लिख पाओगे, 3-4 लाइनों तक चला जाएगा। स्टार्च के 2 हिस्से हैं, सेल्यूलोज का एक ही सिंगल मॉलिक्यूल है सेल्यूलोज। ठीक है, स्टार्च का जो पहला हिस्सा है अमाइलोज, सेल्यूलोज उससे मिलता जुलता लगता है। जहां अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, लीनियर चेन पॉलीमर, वहीं आपका सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है? बीटा डी ग्लूकोज का लीनियर चेन पॉलीमर है। दोनों में 1/4 लिंकेज होती है। लेकिन जो बड़ा पोर्शन है स्टार्च का, जिसको हम लोग अमाइलोपेक्टिन कहते हैं, 80 to 85% होता है वो, और वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स। आप 2 नंबर में भी आए तब भी इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे बच्चों आप। ठीक है, 2 नंबर में भी आएगा तब भी इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाएगा, थ्योरेटिकली बोला जाएगा। पैराग्राफ ब्रेक कर देना, पैराग्राफ एक बार ब्रेक कर देना। जब आप एमाइलोज को सेल्यूलोज के साथ कंपेयर कर रहे हो कि एमाइलोज भी लीनियर चेन है, ये भी लीनियर चेन है, एक लाइन में कहना। फिर जब अमाइलोपेक्टिन के बारे में बात करोगे पैराग्राफ ब्रेक करके बात करना। ठीक है, पैराग्राफ में आंसर दोगे, पैराग्राफ ब्रेक करना, नहीं तो पॉइंट्स वाले आंसर हमेशा ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बन पाएंगे, पैराग्राफ में ही जाना उचित होगा, लेकिन 2 पैराग्राफ में आंसर देना। ठीक है, एक साथ मत लिख देना पूरा कहानी जैसी। ठीक है, मतलब टीचर को मौका दो। हमेशा टीचर क्या करता है ना, पहली दूसरी लाइनों को ज़्यादा पढ़ता है। मतलब स्टार्टिंग की 2 लाइनें पढ़ी, फिर इग्नोर कर दिया उसमें, फिर थोड़ा रफली पढ़ दी, फिर ऐसी स्टार्टिंग 2 लाइनें पढ़ी, रफली पढ़ दी। पॉइंट्स वाले आंसर पे टीचर का ध्यान हमेशा जाता है। ठीक है, अब हर बार पॉइंट्स तो नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट एक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है। चलो एक चीज है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। एक डाइसैकेराइड ले रहा हूं मैं आपको डाइसैकेराइड बना के दिखा रहा हूं। कौन सा? चलो सुक्रोज बना देते हैं। 3 डाइसैकेराइड है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं कि भाई लैक्टोज है, क्या है, उसके हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं अदिति? लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स बिल्कुल अल्फा नहीं होता, दोनों बीटा होते हैं। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। माल्टोज के होते हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और सुक्रोज का क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, मैं आपके सामने फिलहाल डाइसैकेराइड बना रहा हूं। वो भी कौन सा वाला बना रहा हूं? मैं आपके सामने सुक्रोज बना रहा हूं। हालांकि ये मेरे क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, टच में लाने के लिए आपको। मेरे पास क्वेश्चन में नहीं है ये। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस में नहीं है बच्चों ये, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं एक। ठीक है, देखो सभी स्टूडेंट्स, और कोई दूसरा बनाना है तो बता दो, किसी के मन में आ रहा है कि वो बना दें तो वो भी बना देंगे। ठीक है, सबसे टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर इसी का है, सुक्रोज का। देखो आप, सुक्रोज में क्या होता है? एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी फ्रुक्टोज। एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी फ्रुक्टोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूं मैं, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज।
और ये सामने बना रहा हूं बीटा डी फ्रक्टोज। क्या बना रहा हूं? बीटा डी फ्रक्टोज। दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, देखो बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज एक नंबर पे OH कहां होगा? अल्फा का नीचे की तरफ। ठीक है, एक नंबर पे OH नीचे की तरफ होगा, अभी होल्ड करते हैं, H ऊपर होगा। 2 नंबर पे OH नीचे ही होता है, 3 नंबर पे H नीचे होता है, 4 नंबर पे भी OH नीचे होता है, और 5 नंबर पे बॉटम वाला CH2OH ऊपर होता है और H नीचे होता है। ये तो हो गया बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब आते हैं बीटा डी फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज में एक और परिवर्तन होता है। क्या? जब सुक्रोज में बनाया जाता है तो उल्टा किया जाता है, उसको 2 नंबर इधर ले आया मैं। आमतौर पे जब पढ़ाया जाता है तो 2 नंबर इस तरफ पढ़ाया जाता है। ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि ऐसे पढ़ाया गया आपको, ऐसे, और उसको ऐसे, जैसे हरा वाला दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये ऐसे पढ़ाया गया था आपको। अब इसे पलट दिया तो ग्रीन ग्रीन नीचे चला गया, तो जो ऊपर होते हैं वो नीचे चले जाएंगे। पलट के इस्तेमाल किया जा रहा है इसको। ठीक है, तो जैसा बीटा होता है वो समझना है, उसको उल्टा करके बोलना है। बीटा, अब बीटा में 2 नंबर पे क्या होता है? OH ऊपर, इसमें OH नीचे आ जाएगा, तो 1 नंबर का OH और 2 नंबर का OH ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब 2 नंबर पे नीचे कौन होता है? CH2OH, वो ऊपर चला जाएगा। 3 नंबर पे कौन नीचे होता है बच्चों? H नीचे होता है। कौन नीचे होता है? 3 नंबर पे दोनों का ही H नीचे होता है, ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो। 3 नंबर पे H नीचे होता है, यहाँ H ऊपर चला जाएगा। 4 नंबर पे OH नीचे होता है, H कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, OH ऊपर चला जाएगा। मतलब फिर से समझो, 3 नंबर पे क्या नीचे होता है? H नीचे होता है, ऊपर चला गया। 4 नंबर पे OH नीचे होता है, ऊपर चला गया। 5 नंबर पे बॉटम वाला CH2OH हमेशा ऊपर होता है, नीचे आ गया। सब पलट जाएगा ना, पूरा कंपाउंड पलट जाएगा। ये बस ये बन गया सुक्रोज। ठीक है, मतलब जब तक स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ना पता हो, स्ट्रक्चर्स देखो कहीं पे ऐसे बनाने नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अब आ गया। अभी मैं क्वेश्चंस NCERT के भी एक बार रिव्यू करूंगा, फिर आपको एक बार इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर लूंगा। चलते हैं एनोमर्स। व्हाट आर डिफाइन एनोमर्स? एनोमर्स क्या होते हैं? देखो एनोमर्स होते हैं, देखो ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज, ठीक है, D प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स या 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स ही होते हैं दोनों। D प्लस ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। These 2 optical isomers differ in the configuration of C1, which is called anomeric carbon atom, and these isomers are known as anomers. इनको क्या कहते हैं? एनोमर्स। बस यहां पे आपको 1 नंबर में आएगा, तो इससे ज्यादा उसका स्ट्रक्चर प्लांट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं प्रोटीन्स की तरफ। अब व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स? देखो कुछ अमीनो एसिड होते हैं, जैसे 20 अमीनो एसिड है, उसमें से 10 के आसपास हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है। जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है उसको आपको डाइट में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अमीनो एसिड जिसको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है उसको आप डाइट में लेके क्या करोगे? तो बॉडी ही बना ले रही है, उसकी डेफिशिएंसी तो कभी होगी नहीं आपको, है ना। वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना पा रही है उसको आपको डाइट में कंपलसरी लेना होता है, तो उन्हीं का नाम है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, such type of amino acids which are not synthesized by our body and must be supplied through our diet are called essential amino acids. ठीक है, वेलाइन और ल्यूसाइन करके इसके एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, वेलाइन और ल्यूसाइन। क्लियर? समझ गए? एसेंशियल कौन है? जो डाइट में लेने ही लेने हैं, बॉडी में नहीं बन रहे भाई, डाइट में लेने ही लेने एसेंशियल है। वट फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन ये हमारा भी फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो बात करते हैं सबसे पहले फाइब्रस प्रोटीन के बारे में। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है? जो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है? द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। The polypeptide chains run parallel to each other and are held by hydrogen bond or disulfide bond.
जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो पैरेलल चलती हैं एंड आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो पैरेलल चलती हैं एंड आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड रिजल्टिंग इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? फाइबर के जैसा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। दे आर वाटर इनसॉल्युबल। ये कैसे होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल। एग्जांपल है मायोसिन और कैराटिन। ठीक है। अब आते हैं ग्लोब्यूलर की तरफ। किसकी तरफ? ग्लोब्यूलर। बच्चों ग्लोब्यूलर क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं जिनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड इन स्पेरिकल यूनिट्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड इन स्पेरिकल यूनिट्स। उलझी हुई होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल्ड इन स्पेरिकल यूनिट्स। दे आर वाटर सॉल्युबल। एल्ब्यूमिन, इसका एग्जांपल है इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है। व्हाट इज ये एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन करके पूछा गया है बच्चों। हालांकि ये डिस्कशन हो चुका है तो मैं दोबारा नहीं जाना चाह रहा हूं इसमें। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में ये दोनों स्टार्च के हिस्से हैं। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन अभी अच्छा खासा हमने समय लिया था इसमें आपको समझाने में, तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन थ्योरेटिकली पढ़ लेना। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन 2 नंबर का आएगा बच्चों, तो इसके स्ट्रक्चर तक मत जाना, खाली एमाइलोज को खींचतान के आप समझा देना क्या हो रहा है। एक लीनियर चेन है और एक ब्रांच चेन है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बता देना कौन से कार्बन पे होती है। एक और चीज़ बता देना कि स्टार्च में 15 से 20% एमाइलोज होता है और 80 से 85% एमाइलोपेक्टिन होता है। एक और चीज़ बता देना कि एमाइलोज जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, देखो डीनेचरेशन को भी एक बार समझा देते हैं, हालांकि आसान बात है, डीनेचरेशन भी आपको याद ही रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि द प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम possess a unique 3-dimensional structure and biological activity. This is called native state of protein. ठीक है। जो प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाता है उसके पास एक यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर होता है और उसके पास एक अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है। क्या होती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी होती है उसके पास अपनी एक। ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इसको कहते हैं नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर हम लोग ये कहते हैं कि व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट इज सब्जेक्टेड टू एनी फिजिकल चेंज, यानी टेम्परेचर चेंज कर दो, और एनी केमिकल चेंज, यानी पीएच चेंज कर दो आप। ठीक है। या तो टेम्परेचर चेंज कर दो या पीएच चेंज कर दो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग गेट डिस्टर्ब्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिस्टर्ब होने से जो हेलिक्स होते हैं वो अनकॉइल कर जाते हैं और जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। ठीक है। हेलिक्स अनकॉइल कर जाएंगे, ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाएंगे। ठीक है। और जो प्रोटीन होती है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देती है। इसे कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ड्यूरिंग डीनेचरेशन प्रोटीन लूजेस इट्स सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। डीनेचरेशन के दौरान प्रोटीन अपना सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर लूज कर देता है। ठीक है। जबकि उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट बना रहता है। ठीक हो गया। एग्जाम्पल लिख लेना, कोगुलेशन ऑफ एग वाइट और कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे। एक एनोमर्स का ये क्वेश्चन रखा, एक फाइब्रस और ग्लोबुलर, प्रोटीन। फिर मैंने आपको बताया एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है। फिर मैंने आपको बोला, अगला सवाल क्या बोला मैंने आपको? एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर मैंने आपको बोला डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चंस है। अब आता है एम्फोट्रिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। एम्फोट्रिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड, एम्फोट्रिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड। देखो बच्चों,
ऐसा बताया जाता है, थ्योरेटिकल है तो मैं थ्योरेटिकली ही डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। ऐसा बताया जाता है बच्चों कि जो अमीनो एसिड होता है उसके पास एमिनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। एमिनो एसिड के पास एमिनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है। इन एक्वस सोल्यूशन कार्बोक्सिल ग्रुप में लूज अ प्रोटोन एंड एमिनो ग्रुप में गेन द प्रोटोन रिजल्टिंग इन अ डाइपोलर आयन। कैसा आयन बन जाएगा? डाइपोलर आयन। क्या बोलते हैं उसको? ज्विटर आयन। रिजल्टिंग इन अ डाइपोलर आयन कॉल्ड ज्विटर आयन। ठीक है। इन द ज्विटर आयन स्टेट एमिनो एसिड पॉसेस एम्फोट्रिक बिहेवियर। ज्विटर आयन वाली स्टेट में एमिनो एसिड एम्फोट्रिक बिहेवियर दिखाता है। उसके अंदर एसिडिक करेक्टर्स आ जाते हैं ड्यू टू NH3 पॉजिटिव ग्रुप। NH3 पॉजिटिव की वजह से वो एसिडिक करेक्टर दिखाता है। किसकी वजह से? NH3 पॉजिटिव। और COO नेगेटिव की वजह से वो बेसिक करेक्टर दिखाता है। उल्टा सुनाई दे रहा है लेकिन सच्चाई यही है बच्चों। नेक्स्ट हम पहुंच गए हम न्यूक्लिक एसिड की तरफ। तो बात चल रही है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। देख लेते हैं इसके बारे में। थोड़ा मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा बच्चों आप लोगों के साथ। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस और बना के दिखाऊंगा। अभी एक दो क्वेश्चन और रह जाते हैं मेरे, कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा। पहले न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बता दूं मैं। देखो आप लोग न्यूक्लियोसाइड, दोनों न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड मिलते जुलते ही होते हैं। मैं आपके सामने बना रहा हूं न्यूक्लियोसाइड ऑफ RNA। क्या बना रहा हूं? न्यूक्लियोसाइड ऑफ RNA। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है। इवन इसको 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश कर दो आप। अगर शुगर यूनिट के, मेरी जो शुगर है वो राइबोज ले रखी है मैंने, अभी राइबोज बनाता हूं इसमें। 1 नंबर पे बेस को जोड़ दिया जाए। ठीक है। ये है बच्चों। अगर मैं एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस को, अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस को, ध्यान से सुनना, अगर मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस को 1 डैश पोजीशन में जोड़ दूं ऑफ शुगर यूनिट, शुगर यूनिट के 1 डैश पोजीशन पे नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस को जोड़ दूं, तो जो मॉलिक्यूल बनता है, जो यूनिट बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है। शुगर यूनिट के 1 डैश कार्बन पे अगर बेस को जोड़ दिया जाए तो जो यूनिट बनती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड RNA का है। अब आपके सामने मैं न्यूक्लियोटाइड रखने जा रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड की बात करता हूं मैं आपको। तो इसमें सब कुछ तो ऐसे ही करना है आपने, बस 5 डैश पोजीशन जो है ना, जो 5 डैश पोजीशन है वहां पे जोड़ देना है फॉस्फेट ग्रुप। ये अगर बच्चों, अगर आप, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है RNA का। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप न्यूक्लियोसाइड में ध्यान देना, न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर यूनिट है उसके 5 डैश कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दो। अगर आप न्यूक्लियोसाइड के 5 डैश कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हो तो जो मॉलिक्यूल बनता है, जो यूनिट बनती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है। और एक लिंकेज इन न्यूक्लिक एसिड पूछा गया है, मैंने पहले भी बताया आपको। एक नाम है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नाम याद रखना, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। DNA और RNA में डिफरेंस, इसको देख लेते हैं, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा। और बच्चों एक चीज जो ध्यान रखना, आप डेफिशिएंसी डिजीजेज बच्चों जरूर पढ़ लेना। ये मैं फिर से आपसे रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से।
डेफिशिएंसी डिजीजेस ज़रूर पढ़ लेना, 1 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में डेफिशिएंसी डिजीजेस पूछे जा रहे हैं, उन्हें याद कर लेना आप, ठीक है। तो ये ध्यान देना, डेफिशिएंसी डिजीजेस, फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, डेफिशिएंसी डिजीजेस ड्यू टू विटामिन्स, वो याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? देखो डीएनए और आरएनए में डिफरेंस तो बहुत सारे होते हैं। पहला जो स्टार्टिंग डिफरेंस है वो ये है, डीएनए और आरएनए में जो शुगर यूनिट होती है, इसमें टेबल बना सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस में, 2 टेबल बना लो, मतलब 2 पार्ट बना लो, एक पार्ट डीएनए, एक पार्ट आरएनए। बच्चों डीएनए में जो शुगर यूनिट होती है, जो डीएनए में शुगर यूनिट होती है वो क्या है? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस। क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, 2 डीऑक्सीराइबोस, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। किसमें? डीएनए में जो शुगर होती है। आरएनए जो शुगर होती है वो क्या होती है? बीटा डी राइबोस, उसमें राइबोस होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोस होती है। क्लियर? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस, वहां राइबोस। दूसरा जो बेसेस होते हैं डीएनए में वो होते हैं एडेनाइन, ड्यूराइन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए में थायमिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनाइन, ड्यूराइन, साइटोसिन और यूरासिल। क्या होता है? यूरासिल। एक तो ये डिफरेंस हो गया, ये 2 ही डिफरेंस हो गए कि कंस्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है। बाकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो आएगा, जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस आएगा वो क्या है बच्चों? जहां डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वहां आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है बच्चों। आरएनए में कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। एक डिफरेंस ये आ रहा है। क्लियर? एक और बात, जहां डीएनए का एप्लीकेशन सिर्फ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के ट्रांसफर में देखा गया है, ठीक है, वहीं आरएनए जो है, आरएनए उसका हेरिडिटरी कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है अलोंग विद डीएनए। खाली आरएनए की बस की नहीं है, मैसेज तो डीएनए ने देना है। तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस मदद करता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, या मैसेज डीएनए से यूज होता है, डीएनए का मैसेज यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और थोड़ा सा बता दूं। एक तो मैंने बच्चों डेफिशिएंसी डिजीज बता ही दिया आपको कि वो जरूर से आपने पढ़ने हैं, उनके साथ जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। 1 नंबर का क्वेश्चन चला जाएगा आपका, आएगा तो एक ही, लेकिन कौन सा आएगा कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से एक रिव्यू बता दूं आपको। एक चीज़ रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन आने की चांस फिर से 100% है, ठीक है। कभी कभी सिंगल आ जाती है, कभी कभी 3 वाला क्वेश्चन आ जाता है। एक ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर से नहीं समझाई जा सकती, मैंने बता ही दिया आपको। स्ट्रक्चर्स का ना बहुत, देखो स्ट्रक्चर्स को बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी थ्योरी जरूर याद कर लेना, कौन किससे कंपोज्ड है। अगर स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओ, उसकी कंपोजिशन थ्योरेटिकल बना देना, चल जाएगा उतने से भी काम। जिनको याद है वो तो बोनस सही है। मैंने आपको बताया ना 1 या 2 नंबर पे बिना स्ट्रक्चर के काम चल जाता है। बाकी प्रोटीन के अंदर मैंने आपको बता दिया, एक तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल इंपॉर्टेंट है। हाँ, पेप्टाइड लिंकेज भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज, देखो बात करते हैं पेप्टाइड लिंकेज क्या चीज़ होती है। देखो पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइड लिंकेज होती है। कैसी लिंकेज होती है? अमाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज बच्चों एक अमाइड लिंकेज होती है विच होल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स टुगेदर इन अ डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और अ पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड लिंकेज एक अमाइड लिंकेज होती है विच होल्ड्स अल्फा अमीनो एसिड्स टुगेदर, विच होल्ड्स अल्फा अमीनो एसिड्स टुगेदर इन अ डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, 1 मार्क्स में आएगा सफिशिएंट है, 2 मार्क्स में आएगा तो मैंने ग्लाइसिन और एलेनाइन के बीच में अमाइड लिंकेज एक डाइपेप्टाइड बना के दिखा रखा है, ठीक है, वो बना देना पेप्टाइड लिंकेज। बाकी फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन बच्चों हमारा ये फेवरेट सवालों में से एक है। एक और चीज़ बता दूं, वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। कई बार मैंने बोला ये अच्छा क्वेश्चन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोटीन को स्टेबलाइज कौन कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड लिंकेज है, वंडरवॉल फोर्स है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ये कुछ फोर्सेस हैं 4, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, बाकी एंजाइम्स आपको मैंने बताया था बायो कैटलिस्ट होते हैं विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। कभी बाई चांस एंजाइम एक नंबर पे आ जाए तो ध्यान रखना, बायो कैटलिस्ट हैं विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। सारे एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं बच्चों। ठीक है, इनका नाम प्रॉपर्टी के मतलब जिस मॉलिक्यूल के लिए काम कर रहे हैं या जिस तरह का ये काम कर रहे हैं उस आधार पर, जैसे माल्टोज को हाइड्रोलाइज करता है माल्टेज, और एक एंजाइम है ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है। बाकी विटामिन में आप ध्यान रखना, विटामिन 2 प्रकार के हैं, फैट सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल क्या होते हैं? जो फैट या ऑयल में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं वो। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। बाकी कई बार पूछा गया है बच्चों डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो ध्यान रखना, जैसे वो पूछते हैं स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी आ सकता है, ये भी पूछ सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है या विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है। ठीक है, कुछ नाम कंफ्यूज करते हैं जैसे किलोसिस, कन्वोल्सन्स, बेरी, तो ध्यान देना। ठीक है, बाकी न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट है। ये एक फोर्स का नाम है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए आरएनए के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इनके फंक्शन से वो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है वो मैंने बताई दिया आपको। 4 से 5 4 पॉइंट बन जाएंगे। एक हार्मोन्स भी मैंने आपको एक डेफिनेशन छोटी सी बताई थी कि हार्मोन्स आर द मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? इंट्रा सेल्यूलर मैसेंजर्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसको बनाते हैं और सीधे ब्लड में जाते हैं ये। ठीक है, इंसुलिन इसका एग्जाम्पल है। थायरोक्सिन मैंने बताया था आपको, इंसुलिन, थायरोक्सिन। ठीक है, वैसे हार्मोन्स का ज़्यादा चांस मुझे लगता नहीं है, एंजाइम्स फिर भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये बच्चों मुझे लग रहा है कि क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं हम। ठीक है।